दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम करीब 5 घंटे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के स्टाफ को नोटिस थमाकर वापस लौट गई। क्राइम ब्रांच की यह टीम विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद नोटिस देने पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की यह टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इंतजार करती रही। क्राइम ब्रांच वाले खुद अरविंद केजरीवाल से मिलकर उनको नोटिस सौंपना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात केजरीवाल से नहीं हो पाई। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई कि उस वक्त केजरीवाल घर पर थे या नहीं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई और उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। बीजेपी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी और ये टीम सुबह करीब 10 बजे ही अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने केजरीवाल के स्टाफ को नोटिस देने का फैसला किया और 3 दिन में जवाब मांगा। बताया गया कि इससे पहले सीएम स्टाफ नोटिस रिसीव करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्हें नोटिस न देकर मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते थे। इस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर क्राइम ब्रांच के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तमाशा करने के लिए केजरीवाल के घर पुलिस भेजी गई। एक दिन पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी, लेकिन मुलाकात नहीं होने पर क्राइम ब्रांच के अफसर बगैर नोटिस रिसीव कराए लौट गए थे। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंचे क्राइम ब्रांच के एसीपी और आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह के बीच बहस हो गई। जैस्मिन शाह ने क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा से सवाल पूछा कि यह नोटिस किस बात को लेकर है और मुख्यमंत्री को ही क्यों देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा बार बार जैस्मिन शाह को अंदर चलने की अपील करते रहे, लेकिन जैस्मिन शाह नहीं माने। किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड। एसीपी पंकज अरोड़ा और जैस्मिन शाह के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? लेकिन एसीपी ने जैस्मिन शाह को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद जहां केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं इस मामले में बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि झूठे आरोप लगाना और फिर मुकर जाना ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन गई है। शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल मुद्दों को भटकाने में माहिर हैं। पूरे मुद्दे को भटकाना ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। हम तो सवाल शराब घोटाले पर पूछते रहेंगे कि केजरीवाल जी बताइए कि शराब घोटाले में इतना बड़ा करप्शन आपने क्यों किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी केजरीवाल कई बार झूठे आरोप लगा चुके हैं और इन आरोपों के लिए कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल अपने ही जाल में फंसते दिखे, क्योंकि बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर नोटिस देने उनके घर पहुंच गई। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो केजरीवाल सबूत दिखाएं। लेकिन मुझे नहीं मालूम अरविंद केजरीवाल जी क्राइम ब्रांच के नोटिस से क्यों भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आप जितना मर्जी भाग लीजिए, अब आप बच नहीं सकते हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि केजरीवाल का जेल जाना तय है। ये जो आपने फ्रॉड किया था, ये जो आपने जाल बुना था, ये बेईमानी का जंजाल में आप खुद फंस गए हैं। इस केस में अब आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। सारा मामला राजनीति लगता है। मुझे नहीं लगता है कि क्राइम ब्रांच या कोई भी भारत सरकार की या दिल्ली या बीजेपी की सरकारों की चलाई हुई पुलिस कहीं भी गंभीरता से इन आरोपों का इन्वेस्टिगेशन करेगी। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों की जांच की मांग करते हुए 30 जनवरी को एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने केजरीवाल के घर पहुंची। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया था। आम आदमी पार्टी के इन विधायकों से कहा गया कि कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की बात कही गई। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया। साथ ही उन्हें बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़वाने की बात भी कही गई, लेकिन सातों विधायकों ने बीजेपी के इस ऑफर को ठुकरा दिया। केजरीवाल के आरोपों को लेकर बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने केजरीवाल के घर पहुंची।
सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क करने का आरोप लगाया था। जो 7 विधायक हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया, उन्होंने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पैसे लेने से मना किया, तुरंत पार्टी में इस बात की सूचना दी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक गंदा षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके योगदान को याद किया। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। लालकृष्ण आडवाणी ने देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में देश की सेवा की। भारत रत्न के ऐलान के बाद देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न को स्वीकार करता हूं। ये मेरे लिए न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि मेरे आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान की बात है, जिनकी मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया। जब मैं 14 साल की आयु में स्वयं सेवक बनकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, देश की निस्वार्थ सेवा की जिम्मेदारी मिली। आज मैं उन 2 व्यक्तियों को कृतज्ञता पूर्वक याद करता हूं जिनके साथ मेरा संबंध था। साथ मिलकर काम करने का सम्मान पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को मेरा हृदय से आभार। जय हिंद। साल 2015 में लालकृष्ण आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के ऐलान के बाद आडवाणी और उनका परिवार गदगद हो गए। लालकृष्ण आडवाणी भी इस सम्मान की खबर पाकर भावुक हो गए। बेटी प्रतिभा आडवाणी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने फोन करके बधाई दी। आडवाणी के घर पर मिठाइयां बांटी गईं। प्रतिभा आडवाणी ने बताया कि भारत रत्न की खबर सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। इस मौके पर प्रतिभा ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की दोस्ती को भी याद किया। दादा पिछले वर्षों में खुश हैं और कि बीजेपी जिसकी नींव उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रखी थी, उनकी दोस्ती बहुत गहन थी और वो उनको स्वाभाविक तौर पर बहुत मिस करते हैं। तो दादा तो यही इसी में खुश हैं कि देश प्रगति की दिशा में जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, जिससे उनका परिवार बेहद खुश है। डबल खुशी का मौका है और आडवाणी जी का, जैसा आपने खुद कहा, योगदान रथ यात्रा में, राम मंदिर में बहुत अधिक रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। राम मंदिर आंदोलन के लिए जब लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने थे। और आज जब पीएम मोदी ने आडवाणी के लिए भारत रत्न देने का ऐलान किया तो खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ और आडवाणी जी राम मंदिर आंदोलन के सबसे लोकप्रिय नेता थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारत रत्न पाने वाले दूसरे नेता हैं। गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी है।
लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनके साथ रहने वाली बीजेपी नेता उमा भारती ने खुशी जताई है। उमा भारती ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा आज बेहद खुशी एवं गर्व का दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को अहम बताया। राजनाथ सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। हमारे प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी खुशी जताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने भी आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर खुशी जताई और प्रधानमंत्री का आभार जताया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान होते ही देश के साधु संत भी खुश हो गए और उन्हें बधाई दी। और देश के संतों ने राम जन्मभूमि के जननायक को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर खुशी जताई। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पालनपुर में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति का शंखनाद किया और सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की रथ यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं बाबा बागेश्वर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम को सम्मान दिया वे सबको सम्मान देते हैं। उन्होंने सबरी को सम्मान दिया, निषाद को सम्मान दिया और हमारे वाल्मीकि जी को सम्मान दिया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता ने कहा कि बीजेपी अपना एजेंडा पूरा कर रही है। तो अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिल गया, पूरा बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है। जमात इस्लामी हिंद ने भी इस पर आपत्ति जताई। मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न देने की मांग उठा दी है। विपक्षी दल भले ही लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली में एक जनसभा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का हम स्वागत करते हैं। आडवाणी जी को जो दिए ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प रैली का आयोजन किया। दिल्ली में न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप इसमें असफल हुए तो आप हमेशा के लिए मोदी के गुलाम बन जाओगे। इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण इसलिए हो पाया है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वो 10 बजे संजय सिंह को संसद ले जाएं। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां आपस में ही टकरा रही हैं। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी को नसीहत दे डाली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि उनके मन में किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जरूर जाएंगे, ममता जी के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। 11 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में रहेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और 20 मार्च तक गुंजाइश है कि हम मुंबई में इसको समाप्त करेंगे। जयराम रमेश ने ममता को नसीहत देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और हमारा फर्ज बनता है कि गठबंधन को और मजबूत करें। वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस अगर 300 सीट पर चुनाव लड़े तो भी उसके 40 सीटें जीतने पर संदेह है। इंडिया गठबंधन में मची उथल पुथल पर बीजेपी ने तंज किया है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहाने गठबंधन पर हमला बोला है।
बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में गठबंधन विध्वंस की ओर बढ़ रहा है। जब से न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से इंडी अलायंस का ढांचा लगातार विध्वंस की ओर जा रहा है। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने गठबंधन को घेरते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तो ममता जी ने भी सही कहा, क्योंकि इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं, जिससे गठबंधन पर संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने सामने है। ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। রাহুল গান্ধী ভদ্র ব্যবহার করছে, জয়রাম রমেশ বলছে যে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু কে কাকে বলবে? কথাই বলে বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার মানায় না। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की होनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, ये लड़ाई है। दरअसल ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, जिसके बाद से गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड पहुंच चुकी है। आज राहुल गांधी गोड्डा पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला रही है। जो ये नफरत फैला रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, आदिवासियों को नॉन आदिवासियों से लड़ा रहे हैं, इसके खिलाफ हम यहां आए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए, जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है और लड़ते रहेंगे। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान को भी अपनी ताकत का एहसास करवाते हुए सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। 17 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास वायु शक्ति 2024 पोखरण फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वायुसेना के 120 से ज्यादा विमान हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास में रफाल, तेजस, सुखोई, मिराज और जगुआर समेत 77 लड़ाकू विमान अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करेंगे। इसके अलावा प्रचंड, ध्रुव और रुद्र समेत 41 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल होंगे। दिन और रात में भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। हवा से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलें भी प्रदर्शित की जाएंगी। जबकि अभ्यास के दौरान 2 घंटे में वायुसेना 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में 40 से 50 टन विस्फोटक गिराएगी। वायु शक्ति 2024 के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल 14 फरवरी को होगी। ओडिशा दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां 68,000 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संबलपुर में हुए इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और सीएम नवीन पटनायक भी मंच पर पीएम के साथ मौजूद दिखे। जहां सबसे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंगवस्त्र पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर भेंट में उन्हें एक किताब दी गई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 68,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल थीं। इस मौके पर पीएम मोदी ने पुरी सोनेपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर हेरिटेज बिल्डिंग को राष्ट्र को समर्पित किया। ओडिशा को विकास की सौगात देने के साथ ही पीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा और इससे रोजगार के मौके भी मिलेंगे। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलने पर मुस्लिम पक्ष की नाराजगी बढ़ती जा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला
और आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियों से देश के 17 करोड़ मुसलमान गुस्से में हैं। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नहीं, पुजारी या सम्राट बन चुके हैं और मुस्लिमों की हालत वैसी ही है जैसी एक जमाने में हिटलर के दौर में यहूदियों की थी। हमारे वजूद को खतरा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जो सांसद तो हैदराबाद से हैं, लड़ने के लिए पूरे देश में तैयार रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने एक विशेष विचार से बात कर रहे हैं। जो हो रहा है न्याय व्यवस्था और उसके कानून के अनुसार हो रहा है और जो भी हो रहा है प्रमाणों के आधार पर। सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप भी लगाया। ज्ञान वापी पर कोर्ट के फैसले का विरोध करने पर हिंदू पक्ष से जुड़े लोगों ने मुस्लिम पक्ष को गलत ठहराया। वीएचपी और संत समाज की तरफ से आरोप लगाया गया कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा, जो पूरी तरह से न्यायपालिका का अपमान करना हुआ। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आए बयान में कहा कि जब भी मुस्लिमों के खिलाफ निर्णय आए तो उन्होंने न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर दिए और इस बार भी वो लोगों को भड़काने में लगे हैं। मुस्लिम पक्ष के कुछ नेताओं ने न्यायपालिका के इस निर्णय पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है। काशी के अंदर दंगे और उपद्रव की स्थिति लाने की कोशिश की है। वो घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञान वापी पर निर्णय आना अभी बाकी है। 1992 में कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी। उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को। अभी ज्ञान वापी का निर्णय नहीं आया, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि ज्ञान वापी से शंकर जी निकलेंगे और इसके लिए मुस्लिम पक्ष तैयार रहे। ज्ञान वापी में पूजा की इजाजत मिलने के बाद से नाराज मुस्लिम पक्ष के बयानों पर जुबानी जंग भी तेज हो गई। हिंदू पक्ष के लोगों ने कोर्ट का फैसला बताते हुए इसे मुस्लिम पक्ष को मानने की नसीहत दी। साथ ही ये भी कहा कि संविधान के मुताबिक ही सब काम हो रहा है, लिहाजा इसका विरोध न हो। हिंदू पक्ष से जुड़े सोहनलाल आर्य ने कहा इसके लिए 31 साल इंतजार किया गया, जिसके बाद कोर्ट का निर्णय आया। हम ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि जो निर्णय हो, हम मानी न्यायालय के संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं और अब वह जो है उसकी भावनाएं, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का प्रयास न करें। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। पहले यहाँ जो व्यास जी का तहखाना था वो खुला रहता था, वहाँ लोग दर्शन करते थे और मैं भी दर्शन करने का वहाँ सौभाग्य पाया था, लेकिन बीच में 1993 में बंद कर दिया। उसमें अभी पूजा अर्चना का कार्य हुआ। केशव प्रसाद ने कहा कि 3 दशक बाद फिर से वहां पूजा शुरू हुई, जो सौभाग्य की बात है। ज्ञान वापी पर फैसला सुनाने वाले पूर्व जज AK विश्वेश ने जी न्यूज से खास बातचीत में इस बात का दावा किया कि कोर्ट भावनाओं के नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर फैसला करता है और ज्ञान वापी पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अपना फैसला दिया। AK विश्वेश ने कहा कि उन्होंने कानून के आधार पर ही फैसला दिया। जो भी फैसला आया है वो ठोस साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश हुआ है। हम लोग उससे अन्यथा जा ही नहीं सकते। AK विश्वेश ने बताया कि एक जज भावनाओं पर नहीं बल्कि सामने मौजूद साक्ष्यों पर फैसला देता है। दोनों पक्ष मौजूद थे, दोनों को सुना गया और दोनों को सुनकर जो उपलब्ध सामग्री अभिलेख पर थी उसको देखकर ही आदेश पारित किया गया। हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रख के, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रख के और अन्य सुसंगत जो विधि के प्रावधान होते हैं उनको ध्यान में रख के हम लोग आदेश देते हैं। हम लोग उससे बाहर नहीं जाते। AK विश्वेश ने कहा कि जज की भूमिका में उन्होंने बिना किसी का पक्ष लिए कानून के मुताबिक ही फैसला दिया। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद अब बारी है फ्लोर टेस्ट की। 5 तारीख को होने वाली इस अग्नि परीक्षा के लिए चंपाई सोरेन की सरकार ने कमर कस ली है। आज मीडिया से बात करते हुए सीएम सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में सफल होने का दम भरा। उसमें बड़ा मजबूत गठबंधन है। 4 साल बहुत ही उथल पुथल के बीच में गुजरा। 5 तारीख को हम लोग सफल हो जाएंगे। आत्मविश्वास से भरे हुए चंपाई सोरेन ने बीजेपी को भी घेरा और झूठे आरोप में सोरेन को फंसाने की बात कही। योजना लाने का काम किया है, इसी में विपक्ष का हताश हो गया और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया।
झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें, इस हिसाब से बहुमत साबित करने के लिए सोरेन को 41 विधायकों की जरूरत है। जी न्यूज़।